हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 11 के लिए चैप्टर 9 वीडियो नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। जिसने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में से पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देख ले, तभी आपको ये चैप्टर आगे समझ में आने वाला है। तो सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। सौर विकिरण यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडल से जब होकर गुजरती हैं तो क्या क्या होता है, ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। कहता है लघु तरंग दैर्घ्य वाले जो सौर विकिरण होते हैं। लघु तरंग दैर्घ्य कौन से होते हैं? जब किरणें इस तरह से चल के आती हैं, ये होती है लघु तरंग दैर्घ्य। और दीर्घ तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? ये तो ये वाली जो किरणें होती हैं इनके लिए वायुमंडल का अधिकतर भाग पारदर्शी ही होता है, जबकि बड़ी वाली जो तरंग दैर्घ्य होती है उनके लिए अधिकतर भाग पारदर्शी नहीं होता। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। और वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। जब ये सबसे पहली परत यानी जो पृथ्वी से लगी हुई परत है उसमें पहुंचती हैं तो क्या होता है? क्षोभमंडल में मौजूद जलवाष्प, समताप, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण, अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं उसको ये अवशोषित कर लेती हैं पृथ्वी तक पहुंचने से पहले। क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण यानी सस्पेंडेड जो कण होते हैं, दिखने वाले स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। यानी कुछ उस स्पेक्ट्रम के कुछ भाग को ये अंतरिक्ष की तरफ भेज देते हैं, कुछ भाग को ये पृथ्वी की तरफ भेज देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। ये जो प्रक्रिया हुई है इसी के कारण आकाश में हमें रंग दिखाई देता है। और इसी प्रक्रिया से उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग भी नीला हमें दिखाई देता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी प्रकाश के फैलना के द्वारा होता है। देखो प्रकीर्णन के बारे में बता रहा है, यानी स्कैटरिंग एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण जैसे प्रकाश है या एक्स किरण आदि विकिरण माध्यम से किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से वो विचलित हो जाती है और फैल जाती है। कणों का भी प्रकीर्णन होता है। आकाश का रंग नीला सूर्योदय सूर्यास्त के सूर्य की लालिमा का प्रकीर्णन के कारण ही होती है। ये कणों का प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकीर्णन का अर्थ फैलना है, चाहे वो कणों का फैलना हो चाहे वो किरणों का फैलना हो। सबसे अधिक प्रकीर्णन सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले वर्ण का होता है, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो, यानी उसमें तरंग दैर्घ्य ना के बराबर। अतः जब सूरज की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण नीले वर्ण को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं, यानी जो नीला रंग होता है उसको सबसे ज़्यादा फैला देते हैं, जिस कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, ये था हमारा वायुमंडल में जब ये प्रवेश करती हैं सूर्य की किरणें। अब सूर्यातप, सूर्यातप क्या होता था? सूर्यातप पृथ्वी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसे सूर्यातप कहते थे। तो सूर्यतप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, यानी स्थानिक वितरण का मतलब सूर्यतप भी पृथ्वी की सतह पर अलग अलग मात्रा में प्राप्त होता है, ना कि बराबर मात्रा में। आइए, धरातल पर प्राप्त सूर्यतप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर यह कुल 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक की भिन्नता पाई जाती है। यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, विश्व के आप अगर एटलस पर देखोगे, पहले भी बताया हुआ है, तो वहाँ पर ये 320 वाट प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होता है। जबकि ध्रुवों पर, ध्रुव कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जहाँ बर्फ जमी हुई है, वहाँ पर यह 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक ही प्राप्त होता है। सबसे अधिक सूर्यतप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ मेघों की उपस्थिति कम पाई जाती है। कहाँ पर? मरुस्थलीय भाग में, तो वहाँ पर अवशोषित नहीं हो पाती किरणें। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत व्रत यानी भूमध्य रेखा पर कम मात्रा में सूर्यतप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षा कम मात्रा में सूर्यतप प्राप्त होता है। यानी एक ही अक्षांश पर जो महाद्वीप स्थित है और जो महासागर स्थित है, तो महासागर में सूर्यतप कम प्राप्त होता है और महाद्वीप पर ज़्यादा। क्यों? जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए। शीत ऋतु में के मध्य एवं उच्च अक्षांश पर और ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा
कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ये तो सबको पता है, सर्दियों की ऋतु में कम सूर्यताप प्राप्त होता है बजाय कि गर्मियों के। तो ये सूर्यताप की भिन्नता थी। अब वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, यानी वायुमंडल गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है। सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडल परतों में दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में ताप का संचरण करती है। यानी पृथ्वी ने जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करी है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के बाद पृथ्वी भी तरंगे छोड़ना शुरू कर देती है। और जो पृथ्वी से तरंगे निकलती हैं वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं, वो लघु तरंग दैर्घ्य यानी वो इस तरह की तरंग दैर्घ्य होती हैं, और जबकि सूर्य से जो आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं। ठीक है, तो पृथ्वी भी ताप का संचरण यानी ताप को छोड़ना शुरू कर देती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है, यानी जो सतह से टच होती है हवा वो धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। सबसे निचली परत क्या है, क्षोभमंडल, तो सबसे पहले क्षोभमंडल गर्म होता है। क्षोभमंडल के बाद उसके बाद जो अगला मंडल है वो गर्म होता है, समताप मंडल। फिर धीरे धीरे ऐसे ही ये इसके जो वायुमंडल की जो परतें हैं धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन या कंडक्शन कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन गया, चालन किसे कहते हैं, कि पृथ्वी के संपर्क में वायु आती है, वो धीरे धीरे गर्म होती है, वो पृथ्वी की निचली परतों को गर्म करती है, फिर निचली परतों से जुड़ी हुई जो ऊपरी परतें हैं वायुमंडल की उनको वो गर्म करती है, और इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्योंकि चालन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऊष्मा है एक परत से दूसरे परत में बह रही है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो पिंड हों, चाहे वो परतें हों या कोई दो वस्तुएं हों, एक गर्म है और एक ठंडी है, तो चालन तभी संभव जब दोनों ही सेम टेम्परेचर के हो जाएंगे, फिर चालन नहीं होता, यानी ऊष्मा फिर इधर से उधर नहीं जाएगी। ऊष्मा कब जाएगी, जब दोनों का टेम्परेचर भिन्न होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता। जब दोनों का एक समान हो जाएगा फिर तापमान ऊष्मा कैसे इधर से उधर जाएगी नहीं, फिर तो अपने जगह पर रहेगी, अथवा हो जाता, अथवा संपर्क नहीं टूट, उनके आपस में संपर्क नहीं टूट जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, यानी बिल्कुल सीधी ऊपर उठती है, और वायुमंडल में ताप का संचालन करती है। ठीक है, ताप को वायुमंडल में भेजती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जो पृथ्वी से, मान लो ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से जो बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे जा रही है ताप की, ठीक है, तो लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा फैलती है या ट्रांसफ़र होती है ये सिर्फ क्षोभ मंडल में ही होती है, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत में ही होती है जो पृथ्वी से हमारी लगी हुई है। अब वायुमंडल की परतें क्या होती हैं, चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है। तो देखो यहीं से हमारे पास कई चीज़, यहाँ ये संवहन आ गया, अभी ऊपर चालन पढ़ा है, अब ये अभिवहन आ गया। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन, लंबवत वाला क्या होता है, संवहन, और अगर जब क्षैतिज चलती है वायु, यानी पृथ्वी की दिशा में जब चलती है, कहने का मतलब जब ये तो पृथ्वी थी, जब ऐसे वायु चल रही है तब संवहन, और जब वायु ऐसे चल रही है क्षैतिज दिशा में तब अभिवहन। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो क्षैतिज संचलन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य अक्षांशों में, जो मध्य अक्षांश रेखाएं हैं, दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। अभिवहन यानी जो क्षैतिज रेखाएं चलती हैं, क्षैतिज धाराएं चलती हैं वायु की, सिर्फ उसके कारण ही यह दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं यानी परिवर्तन होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का परिणाम है। ये जो अभिवहन है इसी के कारण उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं उनमें लू चलती हैं। हमारे यहाँ भी चलती हैं लू, हमारा भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण, अब ये ध्यान से समझना, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण, जो पृथ्वी सौर विकिरण को प्राप्त करती है, जो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद
एक विकिरण पिंड बन जाती है। जब ये गर्म हो जाती है तो ये भी एक पिंड बन जाती है जो फिर किरणों को विकिरण करना, ये भी किरणें छोड़ना शुरू कर देती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा को वितरण करती है। प्राप्त तो इसे लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में हो रहा है, ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में छोड़ना शुरू कर देती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है, यानी सबसे पहली परत को गर्म करता है, फिर उसके बाद उस अगली को, फिर उसके बाद अगली को। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो पार्थिव विकिरण क्या है? जब पृथ्वी किरणें छोड़कर वायुमंडल को गर्म करती है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। और सौर विकिरण, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं तब वो वायुमंडल को गर्म कर रहा है तो उसे सौर विकिरण कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पार्थिव विकिरण। अब दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडल में गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला जो विकिरण है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों द्वारा ये अवशोषित यानी उसको सोख लेती हैं। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सूर्य के सीधे सूर्य तप से। ठीक है, सूर्य तप से सीधे नहीं गर्म होता, ये पृथ्वी के पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, क्योंकि जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई तरंगें हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस अवशोषित कर लेती हैं। इसके बाद वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। अब वायुमंडल भी गर्म हो जाता है, तो वायुमंडल जब गर्म हो जाता है तो वायुमंडल भी तरंगों का विकिरण करता है, उनको भी विकिरण करता है, तो वो फिर उन तरंगों को कहाँ छोड़ देता है? वो अंतरिक्ष में छोड़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान क्या कहता है, इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान समान रहता है, यानी जो सतह का तापमान है पृथ्वी का और वही वायुमंडल का भी तापमान बन जाता है। तो ये हमने इसमें पढ़ा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी जो पृथ्वी ताप प्राप्त करती है उसका ऊष्मा बजट है कितना, कितना ऊष्मा प्राप्त कर रही है पृथ्वी। ठीक है, ये हमें पढ़ना है इसमें। तो पृथ्वी ऊष्मा को ना तो इकट्ठा करती है और ना ही इसका ह्रास करती है, यानी पृथ्वी ऊष्मा को ना तो इकट्ठा करती है और ना ही इसमें कमी करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है, जब वो तापमान कम ज़्यादा होने लगता है तो ये भी तापमान छोड़ने लगती है। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य तप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। ठीक है, सूर्य तप द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त कर रही है पृथ्वी और पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में जो संचरित ताप है, ये जब बराबर हो जाते हैं, ऐसा तभी हो पाता है, तभी वो अपने तापमान को स्थिर रख पाती है। मान ले वायुमंडल की ऊपरी सतह प्राप्त सूर्य तप 100 इकाई है। जब सबसे पांचवी जो परत है वायुमंडल की, वहाँ पर 100 इकाई या 100% कह लो सूर्य तप प्राप्त होता है। तो वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है। जब वायुमंडल में कुछ अंश क्या होता है, इस 100 इकाई का कुछ जो अंश है वो परावर्तित यानी परावर्तित दोबारा वो अंतरिक्ष की ओर चला जाता है। कुछ प्रकीर्णित हो जाता है यानी फैल जाता है और कुछ अवशोषित, कुछ सोख लिया जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, इसमें से शेष भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। अब देखो कितना, मान लो 100 इकाई है, 100 इकाई में से 35 इकाई के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, यानी 35 इकाई तो वायुमंडल द्वारा ही परावर्तित हो जाता है, अंतरिक्ष की तरफ चला जाता है। 35 इकाई तो जाती ही नहीं पृथ्वी की तरफ। 27 इकाइयाँ तो बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिम आच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है। यानी इसमें से 27 इकाई 35 में से 27 इकाई तो बादल ही वापस कर देते हैं और 2 इकाई हिम आच्छादित यानी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ बर्फ़ के भाग हैं, जहाँ बर्फीले क्षेत्र बहुत है ना पृथ्वी, 2% उनसे वापस चला जाता है। तो सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो सौर विकिरण की ये जो मात्रा है जो पृथ्वी द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, इसको क्या क्या कहते हैं? एल्बिडो। कौन कौन सी? 27 और 2। अब देखो यहाँ पर ये दिखा भी रखा है, ये हमारा सौर विकिरण आया इधर से, ये 100% है। ये बादल द्वारा ये 27% चला गया और नीचे पृथ्वी की सतह द्वारा जो बर्फ़ है पृथ्वी पर उससे ये 2% यहाँ से ये वापस चला गया। अभी और आगे बताते हैं क्या होता है। ये हो गया।
अब 35 इकाइयों में से देखो 29 का तो ये पता चल गया, और 29 यहाँ से चलेगा, और ये अंतरिक्ष में जो प्रकीर्णित अंतरिक्ष में जो फैल जाती हैं 6 ये हैं, तो ये 35 ये हैं टोटल मिला के। आगे बोलता है पहले 35 इकाइयों को छोड़कर फिर बाकी 65 जो इकाइयाँ होती हैं, 35 इकाई तो ऊपर ही ऊपर बाहर वापस हो गई, उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर बाकी जो बची 65 इकाइयाँ होती हैं, उनमें से 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा, ठीक है, ये अवशोषित कर ली जाती हैं। 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा, कहाँ पर देखो ये रही 17 इधर आ रही हैं और 34 इधर आ रही हैं, और 14 वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 14 तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली, 34 पृथ्वी के धरातल द्वारा, और यहाँ पर 17 इधर कर दी इन्होंने, जो बादल से छन के आ रही हैं और जो डायरेक्ट आ रही हैं। डायरेक्ट मतलब प्रकीर्णन फैल के जो आ रही हैं। कहता पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51, अब सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा है, 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव, ये पार्थिव नहीं है, पार्थिव है, पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। जो पृथ्वी 51 इकाइयाँ ग्रहण कर रही है उसको फिर से वापस कर देती है। कैसे? इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, ठीक है, 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, और 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए। तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा, अभी पृथ्वी से विकिरण हुआ, पृथ्वी से 17 तो अंतरिक्ष की ओर चला गया, और 6 कहाँ चला गई, 6 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा चली गई, ठीक है, वायुमंडल के द्वारा किस में, और 9 इकाई संवहन द्वारा, ये रहा, ये 9 इकाई संवहन द्वारा चली गई वापस। आगे देखो, और संघनन द्वारा भी हमारी ये 19 इकाई वापस जा रही हैं, और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वापस चली जाती हैं। तो वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। कैसे कैसे, ये 48 कैसे कह रही है, देखो 19 और 9 कितना हुआ, 28, 28 और 6 34, और इधर से 17 इधर से, है ना। तो कहता वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्य तप की, जो पहले से ही ऊपर वाले उसमें थी, देखो यहाँ पर ये 14 इकाई तो ये रही पहले से ही, 14 इकाई ये रही, और 14 और 15 ये वाली और ये वाली और ये, इनको ऐड करोगे तो 48 ही आएगा। तो 14 इकाइयाँ तो सूर्य तप से, और 34 इकाइयाँ पृथ्वी के विकिरण द्वारा वापस जाती हैं, ठीक है। 19 और 9 कितने, 28, 28 और 6 34, और ऊपर से 14 पहले से ही था। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में लौटा जाए। अब वायुमंडल में पहुंच गई, अब वायुमंडल भी विकिरण करता है, वो फिर इनको दोबारा अंतरिक्ष में छोड़ देता है। अतः पृथ्वी की धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाले विकिरण की इकाइयाँ 17 और 48, जिनका योग 65 होता है। और 65 ही तो नीचे आ रहा था, और 65 ही फिर वापस चला गया, तो सारा चला गया। वापस लौटने वाली इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद पृथ्वी ना तो बहुत गर्म होती है और ना ही बहुत ठंडी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो टॉपिक है इसको एक बार दोबारा आप वीडियो को जब रिवाइंड करके करोगे, ध्यान से समझोगे, तो उन चित्रों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से दोबारा से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों को बताओ ताकि उनको सिलेबस का लॉस ना हो, सिलेबस उनका समय से पूरा हो जाए। धन्यवाद।